नमस्कार दोस्तों, नमस्कार स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे पार्ट नंबर 3 में एसएससी जेईई 2020 प्रिपरेशन के लिए हम लोग चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर। और मैं योगेंद्र कुमार। और जिन लोगों ने अभी वीडियो देखना स्टार्ट किया है और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक वीडियो को, वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगले वाले जो पार्ट हैं वीडियो के वो भी आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। ठीक है। So now I am going to share my screen for next part. क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग आज बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 इज दैट the specific speed of hydraulic turbine it depends upon। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोलिक टर्बाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उसके लिए जो फार्मूला था आपका स्पेसिफिक स्पीड का वो देख लेते हैं। क्या फार्मूला है आपका स्पेसिफिक स्पीड का? देखिए, ये आपकी स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला है और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ एन एस इक्वल टू होता है एन अंडर रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4। इसका मतलब एन क्या है यहाँ पर? एन आपका आरपीएम है। ठीक है, और एस एच क्या है आपका? एच आपका हेड है और पी क्या है? पी आपका पावर है। तो इसका मतलब आरपीएम मतलब स्पीड हो गया, एन मतलब आपका स्पीड हो गया, पी मतलब पावर हो गया और आपका एच मतलब हेड हो गया। तो किस पर डिपेंड करता है आपका? ये डिपेंड करता है आपका स्पीड, पावर एंड effective head of any turbine. Next question is that the cavitation in क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। यस, द कैविटेशन इन रिएक्शन टाइप हाइड्रोलिक टर्बाइंस इज अवॉइडेड बाई। तो रिएक्शन टाइप हाइड्रोलिक टर्बाइन जो होती हैं उनमें जो आपका कैविटेशन होता है, कैविटेशन मतलब क्या होता है? जो आपका हाई फ्लो होता है, तो हाई फ्लो के टाइम पे आपका जो उसमें ड्यू टू हाई टेम्परेचर फ्रिक्शन के थ्रू आपका जो हाई प्रेशर होता है उसके फ्रिक्शन होता है पार्टिकल्स में और उसके थ्रू क्या होता है आपका बबल्स जनरेट होते हैं जिन्हें वेपर बबल्स बोलते हैं। और दीज वेपर बबल्स क्रिएट नॉइज इन आवर फ्लोइंग फ्लूइड, सो दैट इज कॉल्ड कैविटेशन। ठीक है, तो कैविटेशन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? कैविटेशन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो इसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। देखिए, देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या फैक्टर हैं इसके। तो रिएक्शन टर्बाइन में आपका जो कैविटेशन होता है इसको निम्न चीज़ों से रोका जा सकता है। सबसे पहले आपका अत्यधिक पॉलिश ब्लेड का प्रयोग करके, दूसरा आपका स्टेनलेस स्टील पर रनर का प्रयोग करके, रनर जो आपका स्टेनलेस स्टील का बना ले हम लोग ताकि वो उसमें आपका जंग वगैरह ना लगे, डिजाइन थोड़ा सा सही करके उसकी, और टेलरेस का जो लेवल है उसको थोड़ा सा नीचे करें। तो हम लोग डेफिनेटली इसमें कैविटेशन जो होगा उसको वहाँ से रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ओके, तो ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। आप पॉलिश ब्लेड यूज करें और आपका स्टेनलेस स्टील का ब्लेड यूज करें, रनर यूज करें, मतलब जो आपकी रनिंग स्पीड है वो उसको डिजाइन कर ले पहले से ही, और जो इंस्टॉलिंग करनी है आपको टर्बाइन की वो टेल रेस को थोड़ा सा नीचे रख के करें, उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे कर लें। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ। तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर कैसा होता है? हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर आपका सिंपल एक डिवाइस होती है जो इसमें आप लोग देखोगे कैसे एक आपका ये सिलेंडर होता है, दूसरा आपका इसमें ये रैम होता है। ठीक है, तो जो इसके मेन पार्ट हैं वो क्या है इसके? ये जो रैम है, रैम और सिलेंडर। तो दीज आर द बेसिक पार्ट ऑफ एनी हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है आपका? सिलेंडर और रैम पे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। और उसका इसका हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में भी इसका यही दिखाया हुआ है, एक बार देख लीजिए। तो किसी हाइड्रोलिक प्रेशर की यदि हम बात करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें जो
मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट पे आप जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्यूमुलेटर का यूज़ करते हैं। और एक्यूमुलेटर में जो आपके मेन पार्ट होते हैं वो क्या होता है, रैम, और दूसरा आपका पार्ट होता है सिलेंडर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे 44। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होता है, कब बढ़ता है कब घटता है, इसमें दिखाया हुआ है जल का जो पृष्ठ तनाव है वो, तो पानी का जो सरफेस टेंशन है वो यदि हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर यदि डिक्रीज़ करते हैं तो इंक्रीज होता है। ये इसका कॉमन चीज़ है, ये चीज़ याद रखिएगा आपका। यदि टी आपका इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, और टी आपका डिक्रीज होगा, सरफेस टेंशन आपका इंक्रीज होगा। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, और ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये बोला है कि द पॉइंट इन इमर्स बॉडी, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, द पॉइंट इन द इमर्स बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज। देखिए जब आपका कोई बॉडी होती है, ये आपका मान लीजिए कि एक वाटर लेवल है, यहाँ पर आपने कोई बॉडी आपका डिप किया हुआ है, ये वाला बॉडी, ठीक है, और ये आपका इसमें वाटर फिल है, इस तरीके से ये आपका वाटर फिल हो रहा है। तो ये ग्रेविटेशन आपका जी है इसमें, और जो आपका टोटल प्रेशर काम करेगा उस बॉडी पे वो थोड़ा जी से नीचे काम करता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं एच पॉइंट, और इस एच पॉइंट का नाम होता है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, क्या होता है नाम इसका, सेंटर ऑफ प्रेशर। इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आपको बता दूं कि इसकी जो डिस्टेंस है हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं, इसे बोलते हैं एच बार। तो ये आपकी डिस्टेंस होती है आई जी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फार्मूला एक बार कि क्या है। ये इसका एक क्वेश्चन है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला होता है आपका एच बार इक्वल टू आई जी अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार। सो दैट इसका जो आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन आपका है हाई स्पीड स्टील शुड हैव। तो जो हाई स्पीड स्टील होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। इसका मतलब देखिए हाई स्पीड स्टील कैसी होनी चाहिए, जब हम बात करेंगे हाई स्पीड स्टील की तो हम बात कर रहे हैं हाई स्पीड स्टील की प्रॉपर्टी की। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम उसकी हाई स्पीड स्टील जो है उसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें जो आपका मेन चीज़ है वो क्या होता है कि आपकी हाई स्पीड स्टील जो है वो थोड़ी सी आपकी हार्ड होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, और मजबूत होनी चाहिए, और घिसाव प्रतिरोधी होनी चाहिए। ठीक है, हार्ड मतलब मजबूत, और घिसाव प्रतिरोधी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपका कहीं भी उसने टफनेस के लिए बात नहीं की होती है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए और बी है इट शुड बी योर राइट आंसर। तो ए और बी कंबाइंड यहाँ आपका राइट आंसर होगा, और इसके ऑप्शन शायद इस तरीके से होंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है कि ओनली ए, फिर उसके बाद हो सकता है कि ए एंड बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिए होंगे, तो आपका जो ए और बी है इसमें जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 841 हाई स्पीड स्टील कंटेन। तो 841 का मतलब यहाँ क्या होता है, देखिए 841 का मतलब आपका यहाँ होता है, समझ लीजिए एक बार इसको प्रॉपर्ली समझ लीजिए। 841 का मतलब है आपकी 841 होती है आपकी हाई स्पीड स्टील, जिसमें आपका 18% टंगस्टन होता है, 4% आपका क्रोमियम होता है, और 1% आपका वैनेडियम होता है। ठीक है, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, और 1% आपका वैनेडियम होता है, 1% के नियर बाई होता है। ठीक है, 1% के नियर बाई होता है। तो ये आपका जो कार्बन जो परसेंटेज होता है, क्रोमियम आपका 1% हो गया, वैनेडियम आपका 1% हो गया, जो आपका कार्बन का परसेंट है वो होता है आपका 0.7%। कितना होता है कार्बन परसेंट आपका
0.7% कार्बन होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है? एसेंशियल ग्रेडियंट ऑफ एनी हार्डेंड स्टील। तो किसी भी ठोस स्टील की जो आवश्यक ग्रेडियंट मतलब प्रवणता जो होती है, ढलान जो होता है, वह क्या है? ठीक है, तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो आपको बता देते हैं हम। देखिए ये वाला, इसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ तरीके से। तो देखिए, जब किसी भी ठोस या कठोर स्टील में आवश्यक जो आपकी ग्रेडियंट मोर्सेंटाइट होती है, मोर्टेनसाइट जो होती है आपकी, वो आपकी जो क्या बोलते हैं उसे, रिक्वायर्ड ग्रेडियंट आपकी होती है मोर्टेनसाइट। ठीक है, और मोर्टेनसाइट की अधिकता से आपका जो स्टील होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होती है। मोर्टेनसाइट एक कठोर पदार्थ है। ठीक है, और स्टील को इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करने पर उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऑस्टेनाइट में बदल जाती है। मोर्टेनसाइट आपका चेंज किस में हो जाता है? ऑस्टेनाइट हो जाता है। ठीक है, और जब ये बिल्कुल क्विक क्वेंजिंग करते हैं, इसमें तुरंत से ठंडा करते हैं, तो तुरंत ठंडा करने पर क्या होता है? आपका ऑस्टेनाइट जो है दोबारा से मोर्टेनसाइट में परिवर्तित हो जाता है, तो जो कि आपका हार्ड स्टील बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है स्टील कंटेनिंग 11% टू 14% क्रोमियम एंड 0.35% कार्बन इज कॉल्ड। तो यदि आपका स्टील के अंदर 11 से 14% के बीच में क्रोमियम है और आपका 0.35% कार्बन है, तो वो आपकी कौन सी स्टील कहलाएगी? तो देखिए, इसका भी हमारे पास प्रॉपरली सॉल्यूशन है, देख सकते हैं इसको हम। तो वो कहलाएगी आपकी मर्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील। मर्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील कहलाएगी आपकी। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपका 11 से 14% तक आपका क्रोमियम होता है और 1.2 से 3.35% तक आपका कार्बन होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील कंटेनिंग 18% क्रोमियम एंड 8% निकल। यदि हमारे स्टील के अंदर 18% क्रोमियम है और 8% निकल है, तो वो कौन सी स्टील कहलाएगी? देख लेते हैं ज़रा इसको। तो वो कहलाएगी आपकी ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील। क्या कहलाएगी आपकी? ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील। तो ऑस्टेनटिक कहलाइए आपकी, ऑस्टेनटिक स्टेनलेस स्टील कहलाइए आपकी। तो आपका इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन टेंशन इज कंपेरिजन टू शियर इन द रेशियो ऑफ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो आपकी FT होती है, ठीक है, ये आपके 3/2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है आपके FS के। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है स्टील कंटेनिंग पेरलाइट एंड फेराइट इच। तो स्टील के अंदर यदि पेरलाइट और फेराइट दोनों हैं तो स्टील कैसी कहलाएगी आपकी? देखिए, जब आपकी स्टील के अंदर पेरलाइट और फेराइट दोनों होते हैं तो ऐसी स्टील आपकी हमेशा सॉफ्ट स्टील कहलाती है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी विल बी योर राइट आंसर होगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर दिया हुआ है, जब भी हम 50-50 चांस यूज़ करते हैं फेराइट और पेरलाइट का, तो वो हमारी माइल्ड स्टील या आप कह सकते हैं उसे सॉफ्ट स्टील का बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यस, फ्लूइडिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जो तरलता होती है आपकी वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होती है? सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होती है तरलता? ये हमें यहाँ देखना है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि तरलता किससे प्रभावित होती है आपकी। तो हम यहाँ देखें इसका सॉल्यूशन क्या होता है आपको। ये देखिए, तरलता जो होती है वो धातु के मतलब मेटल के पोरिंग टेम्परेचर से अधिक पर प्रभावित होती है। तो यदि हम मेटल को
गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल पर आपकी जो लिक्विडिटी है वो डिपेंड करती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ। तो स्टील की जो हार्डनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? स्टील की जो हार्डनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आपकी सीमेंटाइट पे। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी सीमेंटाइट पे। तो सीमेंटाइट की जितनी आपकी क्वांटिटी होगी उस पर आपका हार्डनेस उस स्टील की डिपेंड करेगी। तो इसलिए हम जो कभी भी स्टील बनाते हैं तो उसमें आपके जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको कांस्टेंट रख लेते हैं, और इसी कारण हम क्या करते हैं, तो जो आपका लोहा बनाते हैं तो लोहे के 14 पार्ट में हम लोग कार्बन का 1 पार्ट में लाते हैं। ठीक है, ये आपका 15 भाग सीमेंट बनाता है, मतलब 15 भाग आपका सीमेंटाइट क्रिएट करता है। तो ऐसा हम लोग इसे क्रिएट करते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the flange coupling the bolt flange are coupled together by means of the bolt fitted in। देखिए जब हम बात करेंगे कपलिंग की, तो कपलिंग में याद रखिए कपलिंग का यूज होता है आपके किन्हीं दो पाइप्स को या किन्हीं दो रॉड को जिनकी बहुत लंबाई है उनको जोड़ने के लिए आपस में यूज़ करते हैं। जहाँ पर आपको पावर ट्रांसमिशन करना है वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। और जब आपको स्पेशली बोल दिया होगा फ्लैंज कपलिंग का यूज़ कहाँ करेंगे, तो फ्लैंज कपलिंग का आप यूज वहाँ करोगे जहाँ आपके होल पहले से रिम्ड किए हुए होंगे, जहाँ आपके होल पहले से रिम्ड किए हुए होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर ए है, इट विल बी योर राइट आंसर। ना हम मशीन होल में करते हैं, ना हम थ्रेड होल में करते हैं इसका यूज, ना हम गैस्केट होल में करते हैं। हमेशा ये कहाँ यूज़ करते हैं? जो आपके होल रिम्ड किए हुए होते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये वाला। क्वेश्चन इज दैट तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील की इज यूजुअली स्ट्रॉन्ग इन फेलियर बाई सीयर एंड क्रशिंग। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको अलग अलग शेप दी हुई है। सबसे पहले आपका रेक्टेंगुलर है, दूसरा आपका फ्लैट है, तीसरा आपका स्क्वायर है, चौथा आपका सर्कुलर है। ठीक है, तो एक हम डायग्राम से समझते हैं। यदि मैं बात कर रहा हूँ फ्लैट की, सॉरी रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल आपकी होती है इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी रेक्टेंगल की है, ये आपकी रेक्टेंगल की है। और यदि मैं स्क्वायर की बात करूँ तो स्क्वायर कैसी होगी? आपकी इक्वल शेप और साइज वाली होगी इस तरीके की, ये आपकी स्क्वायर की है। ठीक है, ये आपकी स्क्वायर की है। तो अब यदि इसमें सीयरिंग हो रही है तो सीयरिंग कहाँ होती है? सीयरिंग आपकी होती है इस पार्ट में, सीयरिंग आपकी होती है इस पार्ट में। ये पार्ट आपका सीयरिंग पार्ट है। ठीक है, और क्रशिंग कहाँ होती है? क्रशिंग आपकी होती है वर्टिकल पार्ट में। ठीक है, तो उस केस में हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो आपकी रहेगी वो होती है आपकी स्क्वायर की। कौन सी होती है? स्क्वायर की होती है आपकी। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है फेलियर में, वो आपकी कौन सी होती है? स्क्वायर की होती है। नेक्स्ट आपका है द स्लीव और मफ कपलिंग इज डिजाइन, थोड़ा सा इधर लेता हूँ इसे, डिजाइन एज अ। तो जो स्लीव और मफ कपलिंग होती हैं उनका यूज क्यों किया जाता है या किस रूप में किया जाता है? ठीक है, तो स्लीव और मफ कपलिंग आपकी जो होती हैं उनका यूज हम जो करते हैं वो जनरली हमेशा होलो शाफ्ट को जॉइंट करने के लिए किया जाता है। हमेशा इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? होलो शाफ्ट वगैरह के लिए करते हैं स्लीव और मफ कपलिंग है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके जो शाफ्ट हैं, ये मान लीजिए एक शाफ्ट है और इसमें एक शाफ्ट ये वाली है, तो इस शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम लोग इसमें कवर लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इस टाइप की इसमें स्लीव लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्लीव कपलिंग या मफ कपलिंग बोलते हैं। और इसको बाय मींस ऑफ बोल्ट और बाय मींस ऑफ एनी की हम इसको जॉइंट कर देते हैं, और ये हमारी कहलाती है स्लीव कपलिंग। तो इसका यूज जो होता है वो हमेशा किसके लिए होता है? वो होता है आपका होलो पार्ट के लिए। ठीक है, होलो शाफ्ट के लिए, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मेटल टू मेटल जॉइंट्स इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन सब्जेक्टेड टू। जब आपका कोई बॉडी सब्जेक्टेड होती है किस टाइप के फोर्स से या किस चीज़ से, तो हम कब उसका मेटल टू मेटल जॉइंट यूज़ करते हैं? तो ये जनरली हम करते हैं कब? जब हमारा जो जॉइनिंग है वो वेरी हाई प्रेशर पर हो रही हो। वेरी हाई प्रेशर के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, मेटल टू मेटल जॉइनिंग का।
अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द अडेंडम ऑफ साइक्लोडल गियर टूथ। जब साइक्लोडल गियर टूथ की बात करते हैं तो क्या होता है इसमें, इसमें हमेशा आपका जो एक साइकिल है, या हम बात करें एक सर्कल है, उस सर्कल पर कोई बहुत सारे पॉइंट हमने मान लिए, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट मान लिए, और इस पर हमने कोई एक, ऐसे बोलते हैं कि इस पर हमने कोई एक रस्सी को लपेटा हुआ है, जब हम इसे खोलेंगे तो खोलने पर जो उसकी स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एपीसाइक्लोड, एपीसाइक्लोइड, ठीक है। तो एपीसाइक्लोड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, साइक्लोड गियर टूथ यूज़ करते हैं एपीसाइक्लोड के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच टाइप ऑफ गियर, ठीक है, तो ये क्या है आपका क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गियर विल बी यूज्ड फॉर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। तो कौन सा ऐसा गियर है जो कि हमारा यूज किया जाता है जिसमें हमारी ना गियर की एक्सेस जो है आपस में ना पैरेलल होती हैं ना आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। देखिए हेलिकल गियर जो होता है, हेलिकल गियर आपका होता है कि गियर के जो टीथ हैं वो आपके हेलिक्स एंगल पर होते हैं, मगर जो एक्सेस हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो ये आपका हेलिकल गियर होता है। दूसरा आपको वर्म गियर की बात करूँ तो वर्म एंड वर्म व्हील जो आपको होता है, उस केस में भी क्या होता है आपका, वर्म एंड वर्म व्हील में आपकी जो एक्सेस हैं वो इस तरीके से होती हैं, ठीक है, आपका गियर इस तरीके से होता है वर्म एंड वर्म व्हील में, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव करना था मेरे को, ओके यस। तो अब यहाँ क्या बात कर रहे हैं मेरे को, जो आपका हाइपोइड गियर हैं, ठीक है, जो आपके हाइपोइड गियर हैं वो आपके ऐसे गियर होते हैं जिनमें आपकी न तो शाफ्ट आपकी मैच करती हैं आपस में, और ना ही आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, और ना ही आपस में वो पैरेलल होती है, तो वो आपके आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोइड गियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 आपका देख लीजिए एक बार, द वेल्डिंग यूनिट ऑपरेट एट व्हाट पावर फैक्टर। तो वेल्डिंग यूनिट जो होती हैं वो कितने पावर फैक्टर पे काम करती हैं, तो पावर फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो सिंपल ही होता है पी एफ इक्वल टू कॉस फाई, और कॉस फाई का जो फार्मूला होता है दैट इज कॉल्ड एक्टिव पावर अपॉन रिएक्टिव एपीरियंट पावर, ठीक है। तो इससे हम लोग इसका निकालते हैं, और ये इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा कितनी होती है, 0.3 होती है, याद रखिएगा इसका वैल्यू कितना होता है, 0.3 होता है हमेशा। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63, कॉन्सेंट्रिक हेलिकल स्प्रिंग्स शुड बी। तो कॉन्सेंट्रिक हेलिकल स्प्रिंग कैसी होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रिक हेलिकल स्प्रिंग कैसी होनी चाहिए, हमेशा वो हमेशा वाउंड विद अपोजिट हैंड हेलिक्स होनी चाहिए, उल्टे हाथ की तरफ हेलिक्स दिशा में कुंडलित होनी चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक हेलिक्स स्प्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, यस इट्स विजिबल। तो इन अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट वेल ड्राइव इट इज़ कस्टमरी टू यूज। तो हॉरिजॉन्टल बेल्ट ड्राइव में आप देखिए जो आपकी बेल्ट ड्राइव होती है उसमें क्लियर है कि आपका एक ड्राइवर होता है और एक ड्रिवन व्हील होता है, और उस पर आपकी वेल्ट ड्राइव होती है इस तरीके से। तो वेल्ट जो ड्राइव होती है उसमें जो कॉमन चीज़ है वो क्या है आपकी, जो आपका टॉप साइड होगा वो हमेशा क्या रहेगा आपका, टाइट रहेगा, ये साइड आपका टाइट रहता है, ठीक है, और ये आपका जो साइड का होता है थोड़ा लूज होता है, मतलब स्लैक होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इट विल बी योर राइट आंसर। और हम लोग वैसे देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ये है इसका, देख लीजिए डायग्राम से समझ लीजिए, ये है आपका, ठीक है। यदि आपके स्लैक साइड नीचे की ओर है, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल योर राइट आंसर। यदि हमारा डायरेक्शन सही है तो वो आपका टाइट साइड ऊपर होगा और स्लैक साइड नीचे होगा, इसमें थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन वी वेल्ट ड्राइव द वेल्ट मेक्स कॉन्टैक्ट विद। तो जो बेल्ट है आपका वी वेल्ट ड्राइव में किससे कॉन्टैक्ट रखता है, देखिए वी वेल्ट ड्राइव में जो बेल्ट होता है वो कुछ इस शेप का होता है, ट्रेपेजिडियल शेप का। ये आपका वी बेल्ट ड्राइव का जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसा होता है, ये आपका बेल्ट ड्राइव क्रॉस सेक्शन है, और जो इसका ग्रुप होता है वो वी ग्रुप वो शेप में होता है, इस तरीके से कटा हुआ, ठीक है। तो जो हम बात करें कॉन्टैक्ट की, तो जो आपका कॉन्टैक्ट है बेल्ट का वो हमेशा आपकी इन साइड से होता है, इन साइड से इसका कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है।
यहाँ कॉन्टैक्ट आपका होता है। तो अब बात करें इसका, तो क्या होगा आपका, द साइड ऑफ ग्रुप एट द बॉटम ऑफ पुली। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। और आप इसका चाहो तो डायग्राम एक बार देख लीजिए, जो परफेक्ट डायग्राम इसका है वो ये है इसका, देख लीजिए एक बार डायग्राम इसका। तो वी वेल ड्राइव में क्या होता है, वी वेल ड्राइव में जो पुली के ग्रुप के किनारे होते हैं उनसे संपर्क करता है आपका। और डायग्राम आप देख सकते हो, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको मालूम हो रहा होगा कि इसकी जो साइड हैं वही आपस में मैच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच टाइप ऑफ चैन इज यूज्ड इन मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल में कौन से टाइप की चैन यूज़ की जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा शायद मोटरसाइकिल जो आपकी होती है उसमें आपने ऐसे देखा होगा कि इसमें रोलर लगे होते हैं बीच में, ठीक है, और बुश लगे होते हैं। रोलर लगे होते हैं बीच में और बुश लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसी चैन होती है ना वो आपकी, आपने देखा होगा इसमें बीच में रोलर लगे होते हैं। तो इस तरीके की चैन आपको होती है, बुश और रोलर टाइप की चैन आपकी इसमें यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन एन इन्वोल्यूट गियर द बेस सर्कल मस्ट बी। तो इन्वोल्यूट गियर में जो आपका बेस सर्कल है वो कहाँ होना चाहिए। इन्वोल्यूट गियर में आपका बेस सर्कल जो है वो कहाँ होना चाहिए। बेस सर्कल आपका होना चाहिए हमेशा अंडर द रूट सर्कल। तो इसमें जब इन्वोल्यूट गियर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला आपका होता है ऐसे करके रूट सर्कल, उसके बाद आपका आता है बेस सर्कल, ठीक है, उसके बाद आपका आता है पीसीडी और उसके बाद आपका आता है अडेंडम। ठीक, ये आपके सर्कल हैं। तो यहाँ आपका जो सबसे नीचे वाला सर्कल है दैट इज कॉल्ड रूट सर्कल, दैट इज कॉल्ड रूट सर्कल, ठीक है, इसे आप रूट सर्कल बोलते हैं। और आल्सो नोन एज डिडेंडम सर्कल, इसे डिडेंडम सर्कल भी हम लोग बोल देते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गियर टीथ आर मेड हार्डर टू अवॉइड। गियर के दांतों को कठोर क्यों बनाया जाता है, क्या अवॉइड करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान याद रखिएगा कि जो हम गियर के दांते बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, तो हार्डनेस का क्या प्रॉपर्टी होती है, घिसाव प्रतिरोधी होना चाहिए। तो घिसाव प्रतिरोधी इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट्स इन एडजेसेंट रो ऑफ जिग जैग रिवेटिंग जॉइंट इज नोन एज। तो देखिए यदि हम बात करें जिग जैग रिवेटिंग की, तो रिवेटिंग की जिग जैग कैसी होती है कि आपने एक रिवेट यहाँ लगा दिया, एक रिवेट आपने यहाँ लगा दिया, दूसरा रिवेट आपने यहाँ लगाया है, तीसरा रिवेट आपने यहाँ लगाया है, ठीक है, तो अगला रिवेट आप यहाँ लगाओगे, ठीक है, उसके बाद फिर अगला रिवेट आप ऐसे लगाओगे। तो ये जो रिवेटिंग प्रोसेस है दैट रिवेटिंग सिस्टम इज नोन एज जिग जैग रिवेटिंग सिस्टम। और इसमें आपका एक रिवेट के सेंटर से दूसरे रिवेट के सेंटर की हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड डायमीट्रिकल पिच, दैट इज कॉल्ड डायमीट्रिकल पिच। तो इसको हम लोग डायमीटर पिच भी बोलते हैं। इसका आंसर नंबर जो सी होगा विल बी राइट आंसर। ठीक है, और या फिर हम देख सकते हैं इससे ये आप देख लीजिए एक बार, इसका सही डायग्राम ये है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो इसका जो पीडी है वो क्या है, आपका डायगोनल पिच है, यहाँ पर दिखाया हुआ है तरीके से। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो तरीके से, ये नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसे हम बोलेंगे लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, और थोड़ा सा तरीके से समझिए क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेफ ट्विस्टिंग मूवमेंट फॉर अ कंपाउंड शाफ्ट इज इक्वल टू। यदि कोई एक कंपाउंड शाफ्ट है, कंपाउंड शाफ्ट का मतलब क्या है, इसमें कोई दो शाफ्ट एक साथ आपका अटैच की हुई है, ऐसे कंपाउंड शाफ्ट बोल सकते हैं हम ऐसे करके। ठीक है, एक होलो आपका और एक सोलिड शाफ्ट ऐसा हो सकता है, कंपाउंड शाफ्ट आपने यूज़ किया हुआ हो। ये अंदर वाला आपका एक अलग शाफ्ट है, ऊपर वाला आपका एक अलग शाफ्ट है। तो इस केस में हम लोग कौन सी चीज़ एडॉप्ट करेंगे, मैक्सिमम सर्कुलेटेड वैल्यू नहीं, मीन वैल्यू नहीं, एक्सट्रीम वैल्यू नहीं, हम लोग वो वैल्यू यूज़ करेंगे जो कि जिस पे आपकी दोनों शाफ्ट एप्लीकेबल हो सके। तो दैट विल बी मिनिमम कैलकुलेटेड वैल्यू। तो मिनिमम कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगा आपका, जिस शाफ्ट की आपकी मिनिमम वैल्यू होगी टॉर्क की, उस पर वो तो सेफ है ही, दूसरी वाली शाफ्ट भी ऑटोमेटिकली उस पर सेफ होगी। दैट्स वाई वी आर टेकिंग ऑप्शन नंबर वी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए सिर्फ आपको इतना ही था, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़, और जितना हो सके उतना आप इसको शेयर कीजिए।
ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ताकि आप शेयर करोगे तो आपको और सारी वीडियो मिलेंगी, और सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा कि मेरी वीडियो कब नई आने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।